अच्छा। और हम डेटाबेस को ऑफ कोर्स डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही मतलब ज़्यादा होते हैं। हम हर चीज़ कवर नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे हम उतना कवर करें कि जितना हमें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है, और एक तकरीबन वो चीज़ें आती हों जो कि डेवलपमेंट में काम आती हैं, कॉन्सेप्ट्स। ठीक हो गया। तो ये एक लेक्चर होगा जो कि अगले कुछ हफ्तों तक चल सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं साथ साथ कोशिश करेंगे एसक्यूएल को भी देखते रहें, और ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठे ही कवर हों। ठीक है। सही है। ठीक ठीक। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि हमारे एप्लीकेशन में तीन किस्म की लेयर्स होती हैं। जो एक होता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें यूजर्स को उनका हिस्सा नज़र आ रहा होता है जिससे वो बस काम कर रहे होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आपकी सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, जहाँ पर आप यूज़र्स की रिक्वेस्ट को कैच कर रहे होते हैं और उनका रिस्पांस दे रहे होते हैं, और प्रोसेस कर रहे होते हैं उनका डाटा। प्लस फिर अगर आपको उनको स्टोर करना पड़ जाए तो वो डेटाबेस में तीसरी लेयर में जाके आप स्टोर करते हैं। और अगर वहाँ से कोई डाटा जो आपने स्टोर किया वहाँ से रिट्रीव करना हो तो वो आप डेटाबेस से स्टोर करते हैं। तो जो पहली और दूसरी लेयर है वो उसमें होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ये अगर हम एक वेब एप्लीकेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ये क्लाइंट होता है। क्लाइंट का मोबाइल हो सकता है, क्लाइंट का लैपटॉप या कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, जिसमें उसकी रैम या डिस्क में जो चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं। वो एक अलहदा वेब एप्लीकेशन जो हम वेब पहले थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं। एप्लीकेशन लेयर ये भी अभी हमने कवर नहीं की। ये जो कि सर्वर पे क्लाइंट के जो रिक्वेस्ट होती हैं इनको फैसिलिटेट कर रही होती हैं। और क्या कहते हैं ये ज़्यादातर चीज़ें इन रैम स्टोर करता है, या फिर हार्ड डिस्क में कुछ स्टोर करना पड़ जाए तो वो स्टोर करता है। फिर तीसरा होता है डेटाबेस। डेटाबेस में सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है, इसके अंदर हर चीज़ जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड डाटा होता है वो बड़े खूबसूरती से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है और साफ़ सुथरा डाटा रखा जाता है जो कि एप्लीकेशन और यूज़र से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अब अच्छा, इसको छोड़ो। अच्छा, टेबल के अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। ठीक है, टेबल के अंदर एक तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और टपल्स होते हैं। कॉलम्स हम इसे कहते हैं जो कि क्या कहते हैं एक जैसी टाइप होती है डाटा की, उसको हम कॉलम्स में डालते हैं।
एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम्स में रखते हैं। मतलब जिस तरह उसका नाम हो गया ये उसकी एट्रीब्यूट है, एज हो गया वो उसकी एट्रीब्यूट है, क्लास सेक्शन ये किसी स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और इसकी ये एक यूनिक आईडी है। और टपल्स क्या होती हैं, टपल्स होती हैं कि जो आपकी रोज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल हर बंदे का एक अलहदा रिकॉर्ड टपल्स कहलाता है। वो डाटा जो है वो उस एंटिटी से मतलब ये सारी एंटिटीज़ हैं, ठीक है। और ये सारी मिलती जुलती एंटिटीज़ को इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। और इस एंटिटी से रिलेटेड हर एक डाटा का इंस्टेंस जो यहाँ पर रखा गया है उसको हम टपल्स कहते हैं, ठीक है। या सिंपल अल्फाज में रोज़ भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, टीचर, क्लासेस, ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हैं, कुछ भी एंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो एंटिटी कह लो कि वो सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। तो उन एंटिटीज़ के बेस पे डाटा बनाया जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उस एंटिटी से रिलेटेड उनकी ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट एक ख़ास किस्म की एंटिटी है, टीचर एक ख़ास किस्म की एंटिटी है। हालांकि दोनों इंसान हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में इनको एक जब किसी सिस्टम के अंदर आप देखें, एज अ सिस्टम, एक स्कूल एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक सिस्टम होता है। तो उसमें स्टूडेंट एक अलहदा एंटिटी कहलाती है, ठीक है, टीचर एक अलहदा एंटिटी होती है। तो एंटिटी को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उनके दरमियान एट्रीब्यूट्स डिफरेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। स्टूडेंट के ऑफ कोर्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, टीचर के अलहदा एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब अच्छा, जो डिफरेंट एंटिटीज़ होते हैं उनके दरमियान रिलेशंस बनते हैं। फिर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन, स्टूडेंट और कोर्सेज का रिलेशन, स्टूडेंट और क्लासेस का रिलेशन, टीचर क्लासेस का रिलेशन, टीचर सब्जेक्ट्स का रिलेशन, ठीक है। ये डिफरेंट एंटिटीज़ का, ये डिफरेंट एंटिटीज़ आइडेंटिफाई हो रही है और उनके दरमियान रिलेशन बन रहा है, ठीक है। फिर एंटिटीज़ अच्छा अच्छा फिर ये जो मैं कह रहा था, अच्छा, एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, वो हम चार, एक दो तीन चार, चार किस्म के रिलेशनशिप्स हम आ, बनाते हैं। कहने में तो देखा जाए तो तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं वन टू वन। वन टू वन में होता है कि जिसमें एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो बिल्कुल वन टू वन हो। यानी कि कंसिडर करो कि एक ऐसा स्कूल है जो कि बहुत ही अच्छा है और उसमें हर स्टूडेंट को एक टीचर मिलता है। मतलब इतना अच्छा स्कूल है कि उसमें टीचर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है। तो क्या उसमें रिलेशनशिप हो गया वन टू वन का, ठीक है। यानी कि
टीचर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को फोकस करता है और स्टूडेंट एक ही टीचर से पढ़ता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो उस केस में 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया इन दोनों के दरमियान, बिल्कुल एक 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। फिर 1-to-many आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, एक चीज़ का रिलेशनशिप दूसरे से होता है। फॉर एग्जांपल एक 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 का रिलेशन दूसरे से मल्टीपल चीज़ों से होता है। फॉर एग्जांपल ये जो एंटिटी है, ठीक है, इसका रिलेशनशिप इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। ये इसका रिलेशन इसके साथ है, ये 1-to-1 है, इसका रिलेशन इसके साथ है, 1-to-1 है। लेकिन ये चीज़ हमें ये पहले पहले दिखा रही है कि इसका रिलेशन दो चीज़ों के साथ है। फॉर एग्जांपल कह लो कि एक स्कूल है जिसमें आपके जो टीचर हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है, और किसी क्लास को पढ़ाते ही नहीं, ठीक है। और जो एक स्टूडेंट कुछ और एक जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ते हैं और किसी टीचर से पढ़ते ही नहीं। तो इस केस में आप कह लें 1-to-many हो गया, ठीक है। या फिर मेरी जो पहली एग्जांपल थी कि एक 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 कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर ये आ गए एम्प्लॉयज़ और ये आ गए कंप्यूटर या डिवाइसेस, ठीक है। तो इस कंपनी में इस बंदे को मल्टीपल डिवाइसेस असाइन हुई हुई हैं। ऑफ कोर्स जब एक बंदा डिवाइस इस्तेमाल कर रहा होता है तो उस डिवाइस को दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक बंदे को अगर लैपटॉप मिला हुआ है तो ये किसी और को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसमें क्या रिलेशनशिप हुआ, 1-to-many। इस बंदे को एक लैपटॉप असाइन हुआ है और इस बंदे को एक टैबलेट असाइन हुई है या आईपैड या जो भी है, ठीक है। तो अब इस बंदे को दो चीज़ें असाइन हुई हैं, दो डिवाइसेस। तो इसमें क्या रिलेशनशिप हो गया, 1-to-many, यानी कि एक बंदे को एक से ज़्यादा चीज़ें असाइन हुई है। इस केस में इस बंदे को सिर्फ एक एक ये वाली डिवाइस असाइन हुई है, इस बंदे को ये एक वाली डिवाइस असाइन हुई है। तो 1-to-many क्या है, एक 1-to-many होता है कि एक बंदे को यहाँ लेफ्ट साइड पे या एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। और एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैनी टू मैनी उसका इस एंटिटी को इधर रख दो और उसको एंटिटी को इधर रख दो तो वो उल्टा बन जाता है। 1-to-many ही असल चीज़ है, बात अगर समझे तो। मैनी टू मैनी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैनी टू मैनी होता है कि ये अब रियल वर्ल्ड स्कूल की एग्जांपल है, ठीक है, कि एक रियल वर्ल्ड स्कूल जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते, बल्कि स्टूडेंट और कोर्सेज, ठीक है। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज लेता है और मल्टीपल कोर्सेज अटैच होते हैं डिफरेंट मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ। तो इसमें मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप्स होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर कोर्सेज है और इसमें ये इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है, तो ये इंग्लिश का कोर्स ये अहमद भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, और ये अली भी पढ़ रहा होगा, ठीक है। और ये अहमद जो है इसमें इंग्लिश भी पढ़ रहा है और मैथ्स भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देख रही हैं आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं जिसमें ये एक स्टूडेंट के भी मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं दूसरी एंटिटीज़ के साथ, और दूसरी एंटिटी के भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं पहली एंटिटी के साथ। समझ आ गई है ना। ये बस वैसे ही एक तरह से आपको मतलब आती होंगी, लेकिन ये चीज़ें रिवीजन की होती हैं एक्चुअली। ये यही इसी तरह के मैं सिर्फ वही टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ जिनका डेवलपमेंट के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा वो होता है इस्तेमाल। और इन कॉन्सेप्ट्स के बगैर डेवलपमेंट में बंदा
नहीं कर सकता सही तरह एसक्यूएल की ख़ास तौर पे रिलेशनल डेटाबेस की। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप्स की तीन टाइप्स थी, यहाँ चार थी लेकिन मैं आपको तीन ही कह रहा हूँ कि क्योंकि ये वन टू मैनी और मैनी टू वन, ठीक है, ये एक ही है, इसको उल्टा कर दो तो वो दोबारा वन टू मैनी ही बन जाता है दूसरी साइड से। बात मेरी अगर समझे आप, ठीक है। तो एक होता है वन टू वन, एक होता है वन टू मैनी और एक होता है मैनी टू मैनी। ये तीन किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं। ये जो है ये समझ आ गई है मेरी बात, मैनी टू वन उल्टा क्यों होता है या नहीं समझ ठीक, आई? आगे। नहीं है कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। एक्चुअली ये अगर डायग्राम उल्टी कर दें तो तकरीबन यही यही कॉन्सेप्ट बनता है एक तरीके से। जी। हम्म, तो ये ई आर डी है। एक्चुअली हम ई आर डी वगैरह की चीज़ों पे फोकस अभी नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, एसक्यूएल। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे पास डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनको फिजिकली बनाने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो और उसके ऊपर मल्टीपल डेटाबेस की मैनिपुलेशंस करने की हेल्प आउट करती है। तो हमारे पास कह लें कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल क्यूरी, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इस इसके अंदर हमारे पास सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्रड का ऑपरेशन। ठीक है, क्रड का ऑपरेशन होता है जिसके अंदर क्रिएट, अपडेट, डिलीट का ऑपरेशन होता है। लेकिन ये इंसर्शन से रिलेटेड होता है। अच्छा, इससे पहले एक, आता है कि अच्छा क्रिएट, क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है, क्रिएट का मतलब कि आप कोई नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या व्यू क्रिएट कर रहे हैं। डेटाबेस का आप समझ सकती हैं कि हर एक सिस्टम का एक अलग डेटाबेस बनाया जाता है जिसके अंदर उसके मल्टीपल टेबल्स होते हैं। व्यूज़ हम फ्यूचर में देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको क्यूरीज़ का आइडिया नहीं होगा क्यूरीज़ क्या होती हैं, क्योंकि क्यूरियाँ जब बन जाती हैं मुख्तलिफ़ कॉम्प्लेक्स किस्म की, हम उनको व्यूज़ में तब्दील कर सकते हैं ताकि लोग जिस तरह टेबल एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ हमारे पास क्या देता है, एक एम्प्लॉय देता है, ठीक है। लेकिन हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखी है जो कि क्या कहते हैं कई टेबलों से डाटा फैच करके ला रही है, और उसको दोबारा लिखना बहुत मुश्किल है और बहुत ही लंबा काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी के रिकॉर्ड्स निकालो जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ सुबह से शाम 2 रोटी खाना खाते हैं। अजीब सी क्यूरी है, वैसे मैंने बनाई है, ठीक है, लेकिन इसको इसके अंदर 2 रोटी खाना खाना एक अलहदा एंटिटी है, एम्प्लॉयज़ एक अलहदा एंटिटी है, और मतलब मैंने एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन इसको बनाने के लिए आपको क्या कहते हैं मुख्तलिफ टेबल से जॉइंस लगाने पड़ेंगे और क्यूरी आप बनाएंगे। फिर जब क्यूरी बन जाएगी वो क्यूरी कई लाइनों की होगी, और उस क्योंकि अगर आपको वो क्यूरी अपने प्रोग्राम के अंदर कई जगह इस्तेमाल करनी हो तो वो आपको इतनी बड़ी क्यूरी लिखना मसला होगा। तो उसको हम क्या करते हैं, उसका एक व्यू बना देते हैं। तो व्यू से क्या होता है कि फिर वो
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जिस तरह एम्प्लॉयज़ होता है ना, ठीक है, तो हम उस व्यू को एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 रोटी खाने वाले एम्प्लॉयज़, ठीक है ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस तरह क्या हुआ कि आपने एक एक छोटा सा नाम बना दिया, और फिर अगली बार आप सिलेक्ट ऑल फ्रॉम 2 रोटी वाले खाने वाले एम्प्लॉयज़ लिखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको सिर्फ वही टेबल नज़र आएंगे, और वही बस आप लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम 2 रोटी खाने वाले एम्प्लॉयज़, तो आपको पूरी क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसका व्यू बनाया हुआ होगा, तो आप उस व्यू से डाटा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो व्यू क्या होते हैं, व्यू टेबल होता है फिजिकली स्टोर डाटा, व्यू होता है लॉजिकली लॉजिकल डाटा होता है, ठीक है, जिसको आप व्यूज़ की शक्ल में रखते हैं। ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप अगर आपने इन्हीं चीज़ों को आपने बनाया है ऑब्जेक्ट्स को, तो उनको आपने एक तरह से डिलीट करने के लिए डाटाबेस से, तो आप ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं कि ड्रॉप आप टेबल डाटाबेस से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आल्टर क्या होता है, आल्टर होता है मॉडिफाई करना, ठीक है, कि हम उसको मॉडिफाई करते हैं डाटाबेस की चीज़ों को, फॉर एग्जांपल इसी टेबल को दोबारा अल्टर करना हो, हम अल्टर इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट करना हो क्रिएट उसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये तो सिर्फ हमें छोटी सी एग्जांपल है तीनों की, हम स्टोर प्रोसीजर्स बनाते हैं, और भी जितनी चीज़ें हैं ना, ये इसी से क्रिएट से बनती हैं, ड्रॉप से डिलीट होती हैं, और अल्टर से उनके दरमियान अल्टर चेंज होता है, ठीक है। ये सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट है, क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये था डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि डाटा को डिफ़ाइन करने की ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो आपको करंट बता रहा था ना, करंट इस्तेमाल होता है डाटा मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। डाटा डाटा डिफ़ाइन, कि डाटा को डिफ़ाइन करने के लिए आप ये 3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर के। डाटा को मैनिपुलेशन करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं करंट ऑपरेशंस, यानी कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट, ठीक है। रीडिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज, ठीक है। और क्रिएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ क्लॉज, ठीक है। और अपडेट के लिए हम अपडेट सेट वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, और क्या कहते हैं, डिलीशन के लिए हम डिलीट फ्रॉम वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, आगे आगे जाके इस्तेमाल कर देखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट, सिलेक्ट जो है वो आपका किसी भी एंटिटी, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज जो है वो आपके किसी भी एंटिटी को हम फ्रॉम के आगे लिखते हैं, और इसकी एट्रीब्यूट्स जो हमने निकाल के दिखाने होते हैं वो हम सिलेक्ट के आगे लिखते हैं। और वेयर क्लॉज के अंदर हम बताते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं एट्रीब्यूट है, उसके ऊपर कोई कंडीशन लगानी हो तो हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। अगर कंडीशन नहीं लगानी हो तो सिलेक्ट और फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप निकालते हैं कि किसी भी टेबल किसी भी टेबल या एंटिटी से आप कौन कौन सी बस वो निकालना चाहते हैं, कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स। इस बात की समझ आ गई? जी। कोई क्वेश्चन हो तो उसी वक्त पूछिएगा, क्योंकि फिर आगे जाकर ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो खैर उस वक्त भी बताया जा सकता है, लेकिन कई बार बंदा ऐसी जब डेवलपमेंट कर रहा होता है तो फिर मुश्किल होता है ये चीज़ों को, फिर नेट से देख सकता है, लेकिन फिर भी एनी हाउ। इंसर्शन, इंसर्शन के लिए टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट इंसर्ट इनटू और वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं कि हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, फिर हम बताते हैं कि किस टेबल में इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो इनटू का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम टेबल के आगे बताते हैं कि किस किस कॉलम में अब इंसर्ट करना है। जिस कॉलम में कोई इंसर्शन नहीं करना तो उसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर वो नहीं लिखते होते। फिर हम लिखते हैं कि वैल्यूज़
हमने वैल्यू बिल्कुल उतनी ही लिखनी होती है कॉमा सेपरेटेड जितने हम ऊपर कॉलम डिफाइन करेंगे इंसर्ट के अंदर। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हम हमारा एक टेबल है जिसके अंदर आ जाता है कि पहले एक आईडी आता है, फिर नेम आता है, फिर डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। तो हम अगर सिर्फ आईडी और नेम के अंदर चीज़ें डालना चाहेंगे ना, तो हम यहाँ पे जो है टेबल के आगे कॉलम कॉलम्स के अंदर आईडी और नेम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन को छोड़ देंगे अगर हम चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ना डालें। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। और इसी तरह वैल्यूज़ में फिर हम दो चीज़ें डालेंगे, एक आईडी की कोई आईडी डाल रहे होंगे और नेम के अंदर कोई नेम डाल रहे होंगे, तीसरी चीज़ कोई नहीं डालेंगे। मेरी बात समझ आ गई इसकी? जी ठीक है। अगर हम इंसर्ट इनटू टेबल लिखें और आगे वैल्यूज़ लिख दें तो फिर हमें उस टेबल के जितने भी क्या कहते हैं कॉलम्स बनते हैं उसकी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा कि हमें सारे टेबल्स मतलब सारी जितने भी उसके कॉलम्स हैं उसकी उसकी वैल्यूज़ उतनी ही डालनी पड़ेंगी, नहीं तो मसला आएगा। और डेटाबेस अक्सर डालने नहीं देता कि आप क्या कहते हैं इसके अंदर आप उतनी ही वैल्यूज़ दें जितने इस टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, वरना आप नहीं डाल सकते। अच्छा, ये एक एग्जांपल दी है, कोई ख़ास चीज़ नहीं बताई इन्होंने, ठीक है। ये अब क्या कर रहा है कि ये एक टेबल है, ठीक है। इसने इसका नाम ट्यूटोरियल पॉइंट रखा है। It's 7 o'clock. इसके अंदर क्या कहते हैं दो कॉलम्स हैं ऑथर और सब्जेक्ट्स के। ऑथर के अंदर ये एनोनिमस डाल रहा है और सब्जेक्ट्स के अंदर ये कंप्यूटर डाल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास अपडेट का अपडेट है। अपडेट के अंदर हम अपडेट लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, फिर सेट लिखते हैं और फिर हम बताते हैं कि किस कॉलम में हम सेटिंग करना चाहते हैं और वैल्यू जो दे रहे हैं वो बताते हैं कि उसके आगे वैल्यू क्या सेट करनी है और फिर आगे वेयर कंडीशन बताते हैं कि किस 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 कंडीशन पे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जिस तरह बताया था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं एक इस टेबल में से, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एम्प्लॉयज़ निकाल रहा हूँ जिनकी सैलरियाँ 10,000 हैं, ठीक है। अब मैं 11,000 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगाऊँगा वेयर सैलरी इज़ इक्वल टू 10,000, ठीक है। और यहाँ सेट में करूँगा सैलरी इज़ इक्वल टू 11,000। बात समझ आ रही? यहाँ मैं लिखूँगा अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज़ इक्वल टू 11,000 वेयर सैलरी इज़ इक्वल टू करंटली क्या इज़ इक्वल टू 10,000। तो ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को अपडेट करेगा जिनकी सैलरी 10,000 है, उनकी सैलरी क्या कर देगा 11,000। अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं डालूँगा तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सारों की सैलरी ये इसके इस वैल्यू के इक्वल कर देगा, यानी अगर मैं 11,000 लिख रहा हूँ। मेरी बात समझ आ गई? समझ आ गई ना? हेलो, ठीक हो गया। इसी तरह डिलीट का ऑपरेशन है। डिलीट हम इसी तरह जिस तरह हमने अपडेट किया था रोज़ को, कुछ कुछ ख़ास किस्म की रोज़ को, इसी तरह हम डिलीट कर सकते हैं कुछ ख़ास किस्म की रोज़। अब उन्हीं जो 11,000 जिनकी सैलरी है ना उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ की टेबल से। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी इज़ इक्वल्स टू 11,000। ठीक हो गया। तो वो सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक हो गया। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम फिर नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल हम नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है जी
ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।